जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र प्रथम वर्ष यानी प्रथम सेमेस्टर 2023 के तृतीय प्रश्न पत्र यानी विज्ञान का साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग साइंस के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि 2023 से लेके 2016 के बीच जितने भी साइंस के क्वेश्चन अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन सबको हम क्या करेंगे यहाँ पे कवर करेंगे प्रथम सेमेस्टर का। जैसा कि आप लोग को पता है कि 8 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है दोस्तों, तो समय कम है आप लोग के पास, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें देखना है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या है, हमारे 5 जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे को 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटली 25 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 घंटे का समय मिलता है दोस्तों, 1 घंटे का, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को समझ के और आसानी से करना है ताकि हमें भरपूर नंबर मिले। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ठीक है, पूछा है कि इनमें से ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। पहला है नौसादर, दूसरा नमक, तीसरा आयोडीन, चौथा कपूर। तो पहले ये समझ लीजिए दोस्तों कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पहले ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए, जब किसी बर्फ़ को दोस्तों अगर हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, ये पहले द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, द्रव में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर ऊष्मा देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित होता है। लेकिन ऊर्ध्वपतज पदार्थ वो होता है जिसको हम ठोस अवस्था से डायरेक्ट अगर हम इसमें ऊष्मा दें तो ये सीधे क्या बन जाता है, हमारा एक गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है, जैसे कपूर है, नेप्थालीन है, अमोनियम है, क्लोराइड है। ठीक है, इसमें से इस तरह के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है तो इसमें नमक हो जाएगा दोस्तों। देखिए नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, ये सबको यानी नौसादर, आयोडीन और कपूर, इन सबको हम क्या करेंगे, यदि हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, तरल पदार्थ में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट क्या होते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, लेकिन नमक जो है हमारा क्या है दोस्तों, नमक ऊर्ध्वपतज पदार्थ में नहीं आता है। क्लियर है, देखिए यहाँ पे वे पदार्थ जो बिना तरल तरल अवस्था में आए ही सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऊर्ध्वपतज कहलाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपतन कहलाती है। जो ये प्रोसेस होता है वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे में दिया है कपूर हो गया, नेप्थालीन हो गया, अमोनियम हो गया, क्लोराइड, जबकि नमक क्या है, ऊर्ध्वपतज पदार्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, कीटभक्षी पौधा है, देखिए इसमें पहला दिया है नेपेंथिस दिया है, दूसरा संड्यू दिया है, तीसरा वीनस फ्लाई टैब और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए पहले कीटभक्षी पौधे के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। कीटभक्षी पौधा होता है, ये एक तरह का पौधा होता है और ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पे क्या होती है, जिस ज़मीनों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, यानी कि नाइट्रोजन जो होता है कम होता है, उस जगह पे क्या होता है, उगता है ये। तो देखिए कीटभक्षी पौधा और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का क्या करता है, भक्षण करता है। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए कीटभक्षी पौधा अपना अधिकांश पोषण कीड़ों से प्राप्त करता है। ठीक है, जिन्हें वे फंसाकर खा जाते हैं। वे पौधे आर्द्र क्षेत्रों में उगते हैं जहां भरपूर धूप और नमी पाई जाती है। ये नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे मिट्टी जहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन कमी होती है, इसीलिए वे पोषक तत्वों के अवशोषित, ठीक है, अवशोषित करने के लिए कीड़ों को फंसाते हैं। यानी कि जब ये नाइट्रोजन की इनमें कमी हो जाती है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन को भरपूर पूरा करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं, फंसाते हैं। ठीक है, फंसाते हैं और पचाते हैं। ठीक है, नेफेंथिस, संड्यूस और वीनस फ्लाई टैब आदि कीटभक्षी पौधे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि क्या है, यानी नमक का विलयन जो होता है दोस्तों, उससे नमक हमें कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, पहला दिया वाष्पन विधि, दूसरा दिया छानना, तीसरा दिया है निथारना, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों देखिए, नमक के विलयन से हमें नमक प्राप्त कैसे, किस विधि से किया जाता है? वाष्पन के विधि से, ठीक है, वेपोराइजेशन से, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे दिया है डिस्क्रिप्शन में, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस के पृथक करने की प्रक्रिया होती है। अगर द्रव के अंदर कोई ठोस वस्तु घुल गई है, जैसे चीनी घुल गई है मान लीजिए पानी में, तो उसको हम कैसे करेंगे? वाष्पन क्रिया से, ठीक है। या हम अगर पानी में नमक को घुला दे रहे हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो वो वाष्पन क्रिया से, ठीक है दोस्तों। तो नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। चौथा देखिए अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का मात्रक जो होता है, द्रव्यमान को हमें क्या किससे लिखते हैं दोस्तों? केजी से लिखते हैं। यानी केजी यानी क्या हो गया? किलोग्राम। द्रव्यमान हमारा क्या होता है? केजी, किलोग्राम। तो द्रव्यमान को ध्यान रखिएगा दोस्तों, और सारे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। द्रव्यमान कभी भी क्या होता है? हर जगह समान होता है, ये कहीं भी परिवर्तित नहीं होता। चाहे आप समुद्र में चले जाइए, पृथ्वी पे चले जाइए, आसमान में चले जाइए, या अन्य कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान सर्वात्रिक सब जगह पे क्या होता है? बराबर होता है, ये बदलता नहीं है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, ये टन अलग हो गया, ग्राम अलग हो गया, सीजीएस पद्धति में हो गया, क्विंटल भी हो गया, ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु में उपस्थित उसके पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें कोई दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवा चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों, पौधे जो भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन निकलती है। तो देखिए जल से निकलती है पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, या पर्णहरित से, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती है? भोजन के निर्माण के लिए क्रिया करती हैं, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की धूप की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल पर्णहरित के उपस्थिति में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं पौधे की पत्तियां। क्लियर है। तो देखिए वो क्या करती हैं? वो भोजन का निर्माण करती हैं पौधे के लिए। तो यहाँ पे दिया है देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप यानी पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। जब इतना क्रिया होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, तो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है? उसमें निकलता है बाहर की तरफ, ठीक है, जो हमें मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन O2 हमें क्या करते हैं? वो देते हैं। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन O2 सह उत्पाद के रूप में निकलता है। तो यह गैस जल के अणु से मुक्त होता है, ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ गया कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? जल के अणु से मुक्त होता है और ये हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 5 हमारे क्या रहे दोस्तों? ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इस तरह के 5 हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न आया, अति लघुत्तरीय को देखते हैं। क्लियर है दोस्तों। देखिए अति लघुत्तरीय दोस्तों ये भी 1 नंबर के ही क्वेश्चन रहेंगे। इनको बहुत बड़े में नहीं लिखना है, हमें छोटे में करके ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ लीजिएगा थोड़ा सा। रेन वाटर यानी वर्षा की पानी, ठीक है दोस्तों, यानी वर्षा की जो पानी होती है, वर्षा की जो पानी होती है, ठीक है, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, किस विधि से हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल सतही प्रवाह के रूप में बहकर व्यर्थ हो जाने से पहले सतह पर, सतह से ऊपर, सतह से नीचे, उस सतह यानी कि जल भृत में एकत्रित या संचित किए जाने की तकनीक को हम क्या कहते हैं? वर्षा जल या संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग
कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि जो धरती के अंदर जो सतह का पानी है दोस्तों, उसको बरकरार रखने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि बारिश की पानी को हम रोक के रखते हैं। इसके लिए विभिन्न तकनीकी विधाओं को सतत एवं गंभीरता पूर्वक अपना भूजल भंडारण में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाती है। देखिए दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट सरकार है वो भी क्या कर रही है कि बहुत सारे तालाब खुदवा रही है, जगह जगह पे बहुत सारे बड़े बड़े चीज़ मिट्टी के बड़े बड़े तालाब या अन्य जगह नहरें कहीं कहीं खोदी जा रही हैं। ये भू जो हमारा होता है कि जो पानी हार्वेस्ट करने के लिए और जो हमारे पानी का लेवल, धरती के पानी का लेवल सतह का बरकरार रखने के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ समझ में आ गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। वर्षा के जल को हमें एकत्रित करना सही तरीके से और सतह के पानी को संरक्षित करके रखना, यही हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति का तीसरा नियम क्या है। देखिए, गति का तृतीय नियम क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देखिए, गति का तीसरा नियम दोस्तों, यानी दो नियम पहले होंगे, तो यानी पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम दोस्तों। तो पहला नियम और दूसरा नियम, तीसरा नियम, ये गति के जो नियम दिए थे वो कौन दिया था दोस्तों, न्यूटन जी दिए थे। कौन दिया था, न्यूटन जी दिए थे। ठीक है। तो इन्होंने गति के क्वेश्चन में पूछा गति का तीसरा नियम, तो ध्यान से समझिएगा। गति का तीसरा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, समझिएगा। इसमें ये बताया, न्यूटन जी ने ये बताया है कि अगर कोई भी क्रिया करते हैं आप, तो उसके इक्वल अपोजिट प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे में एग्जाम्पल में बताया गया है, बंदूक से चली हुई गोली जितना आगे की तरफ धक्का दे के चलती है, बंदूक जितना फायर करती है उतना पीछे की तरफ भी धक्का देती है। नाव में जो होता है, नाव में चढ़ने वाला या उतरने वाला व्यक्ति जब उतरता है तो नाव भी पीछे की तरफ खिसक जाती है। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, आइए चलते हैं। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे दूसरी वस्तु है, इसने इस पे बल लगाया, तो ये भी वस्तु इस पे बल आरोपित करती है। क्लियर है दोस्तों। समान और विपरीत अवस्था में, इसकी तो जो दिशा ये होगी, लेकिन इसकी दिशा ये होगी। क्लियर है दोस्तों। समान और विपरीत अवस्था होगी। क्लियर है दोस्तों। विपरीत दिशा होगी। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें उदाहरण भी बोला, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए, पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल के द्वारा पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल के द्वारा ऊपर की ओर उछालती है। अगर हम किसी गेंद को तेज़ी से पृथ्वी पर पटकेंगे तो उतने ही तेज़ी से पृथ्वी भी उस गेंद को ऊपर उछालती है। क्लियर है दोस्तों। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पानी पर तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। जैसे मनुष्य अगर पानी में तैर रहा है तो अपने हाथों से, अपने पैरों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मनुष्य तो क्रिया कर रहा है, लेकिन पानी को जब हटाएगा तो पानी भी अपने द्वारा बल लगाकर मनुष्य को आगे की तरफ धकेलती है। क्लियर है दोस्तों। प्रतिक्रिया का ही वह आगे की ओर जाने लगता है। क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया, यानी न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, उदाहरण के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। देखिए, यहाँ पे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की आप लोग, जैसे कि हमने कई सारी वीडियो में बताया दोस्तों कि पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। ठोस होता है एक। ठीक है दोस्तों। एक तो ठोस होता है, दूसरा क्या होता है, द्रव होता है, दूसरा हमारा द्रव होता है, और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। ठीक है। तीसरा गैस होता है। ठोस, द्रव और गैस। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए, यहाँ पे दिया है हमारे पास, तो बोला है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। अब यहाँ पे आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। तो देखिए, यहाँ क्या है दोस्तों, पदार्थ की अवस्था वह विशिष्ट रूप है जो कोई पदार्थ धारण या ग्रहण कर सकता है। इस संदर्भ में इस अवस्थाओं का अंतर पदार्थ के गुणों के आधार पर किया जाता है। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है
जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब देखिए, अगर हम 1 लीटर दूध ले लें दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 1 लीटर मिल्क ले लेते हैं, ठीक है ना, मिल्क ले लेते हैं, तो अब 1 लीटर मिल्क ले लें, अगर हम इस चौकोर बर्तन में रखेंगे तो इस चौकोर बर्तन का आकृति ले लेगा। अगर हम किसी बॉटल में रख रहे हैं, लंबा पतला सा बॉटल में रख रहे हैं दोस्तों, तो इस बॉटल का आकृति ले लेगा। जबकि 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा, इसमें भी और इसमें भी आयतन बराबर होगा, इसमें रखें चाहे इसमें रखें, चाहे कोई चपटा वाले बर्तन में रखें, ठीक है, आयतन इसमें भी बराबर होगा, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन सदैव होता जा रहा है। तो ये द्रव अवस्था है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो देखिए, अंतर पदार्थ के गुणों के आधार पर किया जाता है। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें क्या होता है, पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। यह जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वह उसका आकार धारण कर लेता है। चाहे हम अगर पतला बर्तन है तो पतला में रखेंगे, पतला जैसा हो जाएगा। बड़ा बर्तन है, चौकोर में रखेंगे तो चौकोर टाइप का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दोलन गति, देखिए दोलन गति क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक फिक्स कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लीजिए कोई अगर हम चीज़ लटका दिए हैं, पेंडुलम है या कुछ भी है, लटका दिए हैं, तो एक फिक्स बिंदु के परितः दोनों तरफ कोई भी वस्तु जब बार बार गति करती है, आती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। क्लियर है। देखिए, यदि कोई भी पिंड किसी निश्चित बिंदु पर एक निश्चित पथ के सापेक्ष इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को कंपन गति या दोलन गति कहते हैं। उदाहरण देखिए, सरल लोलक का दोलन। ठीक है दोस्तों, संगीत वाद्य यंत्रों में कंपन तार दोलन, ठीक है, गति का एक यांत्रिक उदाहरण है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो कंपन क्या होता है, दोलन क्या होता है, जो एक ही साइकिल को बार बार कंप्लीट करेगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा दोलन गति कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक। ठीक है, तो देखिए, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे एक निश्चित अनुपात होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह अनुपात जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और अन्य चीज़ होता है जो कई सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, लेकिन उनका क्या होता है, अनुपात फिक्स नहीं होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रण कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यौगिक क्या होता है, यौगिक में क्या होता है, उनका अनुपात फिक्स होता है। ठीक है, रासायनिक तौर पर एक संयोग से बने होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल हो गया, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, यानी 2 क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, 2:1 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, से मिलकर जल का यौगिक बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 11वां क्वेश्चन दोस्तों, मृतोपजीवी से आप क्या समझते हैं। मृतोपजीवी वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम हो गया। अब बात को समझिएगा दोस्तों, मशरूम को पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कि निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी पौधा है। ठीक है, तो अब उसमें से क्या आ जाएगा, मशरूम भी एक है। क्लियर है। तो वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। जैसे में क्या हो गया, हमारा मशरूम हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो अब हमारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, अति लघुत्तरीय 1 नंबर के होते हैं दोस्तों, और लघुत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहला 12वां नंबर क्वेश्चन, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाला रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए क्या है दोस्तों, भोजन एकत्रीकरण हेतु तने का मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना है।
जल एवं खनिज तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है। ठीक है। अब यानी कि कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि भोजन एकत्रित करने हेतु तने का मुख्य कार्य क्या होता है, पत्तियों, पुष्पों एवं फलों को धारण करना होता है। यानी पत्ती हो गया, पुष्प हो गया, उसके बाद फल फूल हो गए। ठीक है दोस्तों, उसको धारण करना है। ठीक है। और जल एवं खनिज और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन करना है दोस्तों। संवहन करना मतलब उनके हर अंगों में पहुंचाना हो गया। क्लियर है। हरा होने पर भी तना भोजन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, भोजन निर्माण का कार्य करता है। तने में थोड़ी मात्रा में भोजन भी संरक्षित रहती है। विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए तने रूपांतरित हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। सामान्यतया तनों में भोजन संचय, कायिक जनन यानी बहुवर्णीयता प्राप्त करने हेतु आरोहण एवं सुरक्षा हेतु रूपांतरण होता है। भोजन संग्रहण के लिए मूसला जड़ों के रूपांतरण, जैसे क्या होता है, तर्क रूप हो गया, कुंभी हो गई। ठीक है दोस्तों, कुंभ रूप हो गया, और शंकुम रूप और कंदिल। ठीक है। देखिए, इसका तर्क रूप क्या होता है दोस्तों, इसमें प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग पतला, बीज का मोटा तथा नीचे का भाग पुनः पतला हो जाता है। यानी इस तरह होता है दोस्तों, यानी ऊपर पतला रहेगा, फिर बीज का भाग मोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे फिर पतला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए, इसमें बोला है ना कि इसमें प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग पतला होता है। जैसे ऊपर वाला पतला होगा, बीच में मोटा होगा, ये वाला चीज़ मोटा होगा, और नीचे पुनः फिर क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा। ठीक है, जैसे में क्या है, मूली, ये मूली होती है दोस्तों। ठीक है। शंक्वाकार क्या होता है, शंक्वाकार यानी कोनिकल। इस रूपांतरण में प्राथमिक जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है और नीचे की ओर यह धीरे धीरे पतला होकर शंकु का रूप धारण कर लेता है। जैसे गाजर, गाजर जब भी देखेंगे दोस्तों तो इस तरह का होता है। गाजर को जब भी आप देखेंगे तो गाजर आपको इस तरह का दिखाई देगा। एक मिनट, जब भी गाजर को आप देखेंगे तो गाजर इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह का दिखाई, शंकु के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी ऊपर से क्या होता है, मोटा होता है, और नीचे जाते जाते धीरे धीरे क्या होता है, पतला हो जाता है। ठीक है, तो कोनिकल शेप होता है। तो ये गाजर हो गया। क्लियर है दोस्तों। कुंभी रूप क्या होता है, देखिए, इसमें जड़ का ऊपरी भाग मोटा होता है, मांसल और बहुत अधिक फूला हुआ होता है, जबकि निचला सिरा एकाएक पतला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हो गया, हमारा शलजम हो गया, चुकंदर हो गया। अब शलजम या चुकंदर को देखेंगे दोस्तों, शलजम या चुकंदर को देखेंगे तो ये क्या होता है, देखिए, शलजम और चुकंदर को देखेंगे तो ये होता है हमारा, शलजम जो होता है उसको देखेंगे तो शलजम इस तरह का होता है। ठीक है ना, इस तरह का होता है, इसके नीचे पतला सा ऐसे निकला रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शलजम हो गया। क्लियर है। तो शलजम हो गया। चुकंदर, चुकंदर भी ठीक इसी तरह का होता है दोस्तों, आदि। ठीक है। और कंदिल, कंदिल को देखिए क्या होता है, मिराबिलिस में मूसला जड़ अनियमित आकार की होती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये तर्क रूप क्या होता है, शंक्वाकार क्या होता है, कुंभी रूप क्या होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और कंदिल ये समझ में आ गया। अब अगला 13वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखिए, देखिए 13वां क्वेश्चन है, बल से क्या अभिप्राय है, बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बल क्या होता है दोस्तों, पहले तो बल को समझना है।
बल क्या होता है, बल को समझिए। बल यानी हम इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, फोर्स कह सकते हैं, बल को हम फोर्स कह सकते हैं। तो बल क्या होता है, बल वह धक्का या खिंचाव है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं दोस्तों, या फिर क्या कर सकते हैं, उसको उसके गति को रोक सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को गति प्रदान कर सकते हैं या उसकी गति को रोक सकते हैं या फिर उसके आकार को बदल सकते हैं दबा के, ठीक है दोस्तों, शेप साइज को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु की विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बदल देती है। या तो विराम अवस्था में ला सकते हैं, रोक देते हैं पकड़ के, या फिर उसकी विराम अवस्था से गति की अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बदलने की प्रवृत्ति करता है उसे बल कहते हैं। अब एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन हो गया, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्लियर है दोस्तों। तो अब बल बराबर एक चीज़ और जान लीजिए कि बल बराबर क्या होता है। देखिए, बल बराबर दोस्तों आप लोग को बता दे रहे हैं बल बराबर क्या होता है, आसानी से समझिएगा। बल बराबर आपको कई बार पूछने में आ जाएगा या एक आधा क्वेश्चन भी इस पे दे देगा कभी। तो बल बराबर हमारा होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान और गुणे क्या होता है, त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो द्रव्यमान क्या हो गया, किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से किलोग्राम का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी ये द्रव्यमान है तो किलोग्राम केजी हो जाएगा, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये त्वरण हो जाएगा। तो अब हम इसको फाइनली इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को हम डायरेक्टली न्यूटन लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक। तो यही होता है एसआई पद्धति में, ये तो एसआई पद्धति में है। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, DYNE डाइन, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। देखिए, बलों के प्रकार क्या है दोस्तों, पेशीय बल होता है, घर्षण बल होता है, सामान्य बल होता है, ठीक है। तो देखिए, पेशीय बल क्या है, यह बल मांसपेशियों की क्रिया के कारण उत्पन्न बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी ऐसा बल जो मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न हुआ हो उसे हम पेशीय बल कहेंगे, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है दोस्तों, घर्षण एक विघटनकारी बल होता है। देखिए, घर्षण बल होता है जब हम एक प्लेट होती है दोस्तों, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर हम कोई दूसरी प्लेट रखकर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो खींचते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, रगड़ाव उत्पन्न होता है, ठीक है। या अपनी हथेलियों को ही एक दूसरे को रख के अगर हम अपोजिट दिशा में खींचते हैं दोनों को, तो उनके बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होता है, जो क्या करता है, जो हमेशा क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। क्लियर है। तो देखिए, घर्षण एक विघटनकारी बल है जो गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। अब गति का दिशा अगर मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट यहाँ है, एक प्लेट इधर जा खींच रही है और एक प्लेट इधर खींच रही है। तो गति अगर इस प्लेट की देखा जाए, प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो प्लेट 1 में अगर देखा जाए फ्रिक्शन, तो गति इधर हो रही है, तो फ्रिक्शन इसके विपरीत दिशा में, और प्लेट 2 में देखा जाए तो फ्रिक्शन इसके विपरीत दिशा में। तो मोशन के हमेशा विपरीत दिशा में जो दोस्तों क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है, यानी कि घर्षण बल, ठीक है। तो विपरीत कार्य करता है और वस्तु की गति के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। यह सतह के संपर्क का परिणाम होता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा दोस्तों कि सतह पे कितना इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, जितना इरेगुलर सरफेस रहेगा उतने ही क्या होगा, वो उतना संपर्क स्थापित करेगा। क्लियर है। सामान्य बल क्या होता है, यह वह बल है जो सतहों के बीच संपर्क की परिणाम करता है। चूँकि यह बल विचाराधीन सतह पर लंबवत कार्य करता है, इसलिए इसे सामान्य बल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, स्प्रिंग बल हो गया, वायु प्रतिरोध बल, तनाव बल, ठीक है, ये एक तरह के क्या हो गए, सामान्य बल होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 14वां क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, ठोस, द्रव तथा गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 अवस्थाओं के बारे में बोला है। एक तो ठोस बोला है, ठीक है, दूसरा द्रव बोला है, और तीसरा क्या है, गैस बोला है, ठीक है,
गैस बोला है। तो देखिए ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस अवस्था क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकृति निश्चित होती है। तो देखिए ठोस में क्या होता है दोस्तों, इनके जो अणु होते हैं ना वो बहुत सघन होते हैं, बहुत एकदम नज़दीक नज़दीक एकदम चिपके हुए होते हैं। तो ये ठोस होता है। इसका आकृति, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आकृति और आकार, सॉरी आकार और आयतन, आकृति और आयतन, ठीक है, आयतन दोनों क्या होता है, नियत रहता है। क्लियर है। तो इससे क्या होता है, जैसे में हमारा लोहा हो गया, तांबा हो गया, पत्थर हो गया, बर्फ़ हो गया, इससे क्या होता है कि जिस आकृति में ये होता है उसकी आकृति पहले की तरह क्या होती है, ऑलरेडी बनी रहती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया ठोस का। तो ठोस में जैसे आ गया लोहा हो गया, पत्थर, बर्फ़, ये सब क्या हो गए, ठोस हो गए। इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं दोस्तों अणुओं के बीच, वो बहुत सघन होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं द्रव पदार्थ के बारे में। अब द्रव में क्या होता है दोस्तों, द्रव पदार्थ अगर हम ले लें, जैसे मान लीजिए कि पानी है या मिल्क है, तो उसमें क्या होता है, इसके आयतन जो होते हैं निश्चित होता है, लेकिन इसके आकार अनिश्चित होता है। यानी कि अगर द्रव को हम जिस पात्र में रखेंगे उसका आकृति ले लेता है वो। अगर मान के चलिए कि 1 लीटर दूध है दोस्तों, ठीक है, 1 लीटर दूध है, तो अब इसका पात्र अगर मान के चलिए कि चौड़ा है तो चौड़े में रखेंगे तो चौड़ा आकृति ले लेगा। अगर कोई पतला सा है, लंबा सा बीकर की तरह, उसमें अगर डालेंगे तो उसका शेप ले लेगा। ठीक है। तो देखिए वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को द्रव पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। इन पदार्थों को जिस आकार के बर्तन में रखा जाता है तो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इनका आयतन नहीं बदलता, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, पारा हो गया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, जो द्रव हो गया। अब अगला देखते हैं, द्रव की आकृति बनाएंगे दोस्तों, ये आकृति भी साथ ही साथ बनाना है। तो आकृति में ध्यान रखना है कि द्रव के आकृति के जो इनके अणु होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है। ठोस में तो बहुत सघन होते हैं, लेकिन द्रव में क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है एक अणु से दूसरे अणुओं के बीच, यानी दो अणुओं के बीच जो चिपकने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कम होता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा देखिए हमारा क्या आता है, गैस आता है दोस्तों। ठीक है। अब गैस में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर गैस का देखें तो ये द्रव से भी कम होता है। ठीक है। अब गैस में क्या होता है, गैस में न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार, दोनों अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। जब हम गैस को जिस पात्र में रखेंगे, जैसे पात्र होगा उस पात्र में इसको कंप्रेस भी किया जाता है, दबाया भी जा सकता है, इसके आकार को बदला भी जा सकता है। तो इसमें दोनों चीज़ें जो है नियत नहीं रहती हैं। ठीक है। तो देखिए वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उन पदार्थों को गैसीय अवस्था कहा जाता है। ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वायु जैसे में नाइट्रोजन, हवा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये गैस की आकृति है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन दोस्तों, बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जा सकता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पत माप लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट है दोस्तों कि बेलन की लंबाई, यानी अगर बेलन हम ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल की लंबाई अगर हमें मापना है, ठीक है ना, अगर इसकी लंबाई मापना है तो इसमें बोला है कि लंबाई तथा वृत्त के व्यास, अगर हम इसके व्यास को मापना है यानी कि इसके डायामीटर को मापना है। ठीक है दोस्तों, डायामीटर जो यहाँ से लेके ये हो गया डायामीटर, और इसकी लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई और व्यास। ठीक है। तो देखिए इसके लंबाई और को मापने के लिए हमें क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है दोस्तों, वर्नियर कैलिपर। देखिए अब वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, बेलन की लंबाई वर्नियर कैलिपर से मापी जाती है और वृत्त के व्यास के लिए वर्णिका का प्रयोग किया जाता है। अल्पतमांक वह लघुत्तम मान होता है जिसे कोई यंत्र सही माप सकता है।
ठीक है दोस्तों, कोई यंत्र सही सही माप सकता है। जैसे में देखिए, या वह न्यूनतम मान होता है जिससे क्या होता है, वह न्यूनतम मान होता है, अल्पमाप क्या होता है, लिस्ट काउंट, जो वह न्यूनतम मान होता है जिससे वह यंत्र क्या होता है, कम से कम यूनिट माप से, जिससे वह यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, कम से कम मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर का अल्पमाप कितना होता है दोस्तों, 0.01 सेमी होता है। ठीक है दोस्तों, इतना होता है वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, तो अब ध्यान में आ गया कि बेलन की लंबाई किससे मापेंगे, वर्नियर कैलिपर से मापेंगे, और उसका व्यास किससे मापेंगे दोस्तों, वर्निका से मापेंगे। क्लियर हो गया। और वर्नियर कैलिपर का अल्पमाप कितना है, 0.01 क्या होता है, 0.01 सेमी होता है। ठीक है दोस्तों, 0.01 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां नंबर, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर क्या है। ठीक है, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर क्या है। तो देखिए पहले वाष्पन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, वाष्पन हमारा होता है सामान्य ताप पर द्रव के भाप या वाष्प बनकर उड़ जाने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। सामान्य तापमान पर, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम फर्श पे एक गिलास पानी गिरा देते हैं तो 1-2 घंटे के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो फर्श का पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस कमरे का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, नॉर्मल ही तापमान था, फिर भी वो पानी क्या होगा वाष्प बन के उड़ जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। इस प्रकार वाष्पन की क्रिया प्राकृतिक तौर पर हमेशा होती रहती है। ठीक है, जैसे अगर तालाब में पानी भरा है या खेतों में पानी लगा है या नाली में लगा है या घर पे कोई बर्तन में रखे हैं, तो किसी भी तापमान पे उसका जो वाष्पन बार बार कंटिन्यू होता रहता है। वो मौसम में पे डिपेंड करता है, किसी किसी मौसम में ज़्यादा होता है, किसी किसी मौसम में कम होता है। ठीक है, तो देखिए इनमें द्रव की ऊपरी सतह वाष्प में धीरे धीरे बदलने लगती है। यानी कि जो अगर मान लीजिए एक एक गिलास है, गिलास में अगर हम पानी रखते हैं दोस्तों, मान के चलिए कि इतना तक अगर हम पानी रख दिए, तो 1 या 2 घंटे बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी का लेवल धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जो पूरा गिलास का पानी धीरे धीरे कुछ कुछ समय, कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी वाष्प बन जाता है। क्लियर है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि इस गिलास का तापमान कितना ज़्यादा हुआ, तो नॉर्मल तापमान पे था गिलास। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे पानी भाप बन के उड़ने लगा। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, क्वथन, क्वथन क्या होता है, देखिए क्वथन होता है जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित तापमान पर द्रव उबलने लगता है। द्रव के इस उबलने की क्रिया को ही क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहिए या क्वथन कहिए, क्वथनांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है कि जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित तापमान पे द्रव उबलने लगता है। द्रव के इस उबलने की क्रिया को ही क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की प्रक्रिया के द्वारा, क्वथनांक की प्रक्रिया के समय द्रव का वाष्पन वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक की प्रक्रिया के द्वारा द्रव का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब वायुमंडलीय दाब क्या है दोस्तों, तो आपसे वायुमंडलीय दाब अगर एग्जाम में पूछ दे तो 760 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, मरकरी के पारे के 760 कॉलम के बराबर होता है। या फिर इसको 76 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेमी भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या 1 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दाब है दोस्तों, हमारे वायुमंडल का प्रेशर होता है इस पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक, आगे देखिए, वाष्पन एक प्राकृतिक क्रिया है, ये प्रकृति का नेचुरल क्रिया है और निरंतर होता रहता है। वही क्वथन की क्रिया के लिए एक निर्धारित ताप की आवश्यकता होती है। वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है परंतु क्वथन तीव्र गति से होती है। वाष्पन पर गति की आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, वहीं क्वथन पर वायु की आर्द्रता का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया वाष्पन क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां नंबर, देखिए ऊर्जा के नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण स्रोतों से क्या आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो देखिए नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन,
नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार लगातार उपयोग होने पर पुनः स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन यानी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा वायु हो गया दोस्तों, सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया और वन। ठीक है दोस्तों, नवीनीकरण संसाधन है। और नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, देखिए ऊर्जा के संसाधन वे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः जल्दी उत्पन्न नहीं होते अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम में आपका डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे हो गए। ठीक है, एक बार ये ख़त्म हो जाने के बाद ये दोबारा पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये 17वां नंबर समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आइए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है। पोषण के आधार पर पदार्थ और जंतु में अंतर समझाइए। अब यहाँ पे देखिए आइए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखिए, पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाइए। ठीक है, पहले देखिए जंतु में क्या होता है दोस्तों, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है, मूविंग टेंडेंसी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंदर मोशन होता है, ये चल सकता है जंतु। यह पौधों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि जंतु जो होता है या मानव होता है वो क्या करता है दोस्तों, जंतु पौधों तथा जंतुओं से क्या करता है, अपना भोजन उत्पन्न कर लेता है। इसकी वृद्धि कुछ विशेष आयु के पश्चात रुक जाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई जंतु है, मान लीजिए कोई गाय भैंस का बछड़ा है, तो एक पहले तो शुरू के कुछ दिनों तक वृद्धि होगा, कुछ वर्षों तक, लेकिन एक ऐसा समय आता है दो चार साल 5 साल के बाद वो उसकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, यानी कि वो उतनी गति से वृद्धि नहीं करता जितनी गति से पहले किया है। ठीक है, और उनमें क्या होता है, पर्णहरित नहीं होता है, यानी कि जो जंतु होते हैं दोस्तों उनमें पर्णहरित नहीं होता है, लेकिन क्या होता है पौधों में होता है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अब जंतु हो गया, अब उसके बाद पौधे के बारे में देखते हैं दोस्तों। एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। देखिए अंतर क्या है दोस्तों, जंतु क्या होता है, जंतु पेड़ पौधे और जानवरों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन स्वयं तैयार करते हैं खुद। ठीक है दोस्तों, तीसरा अंतर क्या है, इनमें अनिश्चित तथा लगातार वृद्धि होती है। अब पेड़ पौधों की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये लगातार अनिश्चित काल तक वृद्धि होती रहती है। ठीक है, चौथा अंतर देखिए, इनमें पर्णहरित होता है जबकि पेड़ पौधों में पर्णहरित नहीं होता है। ठीक है, पांचवा अंतर, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन जंतु में क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति ही नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही 5 अंतर आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही जब भी एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह से आपको करके लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके नंबर पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का पूरा जो है चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये पेपर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।